मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे बच्चे एसएससी सीजीएल 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन से मिला के हमने कुल मिला के कितने सेट बनाए? 7 सेट बनाए और उन सातों सेट का नाम हमने सुपर सेट दिया। मतलब हमने किया क्या है, हमने ये किया कि जितने भी क्वेश्चन आए थे उनमें से मॉडरेट लेवल के या उससे मॉडरेट लेवल से थोड़े और ऊपर लेवल के जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को उठाया और 7 सेट बनाए। लेकिन सीजीएल 2024 में कहानी ये है कि क्वेश्चन ही मॉडरेट से इजी आए हैं। तो आप देखेंगे कि मैं सुपर सेट में भी जो क्वेश्चन उठा रहा हूं वो इजी ही क्वेश्चन पिक हो रहे हैं। कारण क्या है कि क्वेश्चन आए ही इजी थे, है ना। वहीं अगर आप एनटीपीसी 2026 वाला देखेंगे जो मार्च में हुआ था, मतलब तूफान सवाल है, तूफान। एक सेट को रिकॉर्ड करने में 1.5 घंटे लग गए हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इतने बेहतरीन है कि मजा आ रहा था करके, और आप एक बच्चे को सीखना चाहिए। तो इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने वो भी डाले हुए, जरूर देखिएगा, एनटीपीसी सुपर सेट डाल के। देखिए दोस्तों, पहला सवाल में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर इज दिस, फाइंड द सेंट्रल एंड द सेंट्रल एंगल इज दिस। कहता है यार एक त्रिज्यखंड है, ये कोई त्रिज्यखंड है और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा अगर इसका जो पेरीमीटर है वो 64/3 है। पेरीमीटर क्या होता है? तो आप कहेंगे जी ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये वाला कोण दे रखा है 60 डिग्री, और ये हो गई इसकी आर्क। इन सब का जो जोड़ होगा वो पेरीमीटर होगा। साथ में कह रहा है यार इसका एरिया बता दीजिए क्या होगा। तो इसका एरिया हो जाएगा थीटा यानी 60 अपॉन 360 गुना पाई, पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ जाएगा। अब मुझे एक बात यहाँ समझनी, और वो इतनी सी बात है कि भाई कुछ भी हो जाए, सवाल में ऊपर 22 है तो 22 में हम ये तो कह ही सकते हैं कि 2 कट जाएगा तो 11 तो बचेगा ही बचेगा, और 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मुझे डिटेल करना हो तो अगर मैं इसका सरकमफ्रेंस देखूं तो भाई आर और आर 2r आ गया, प्लस ये वाला हिस्सा निकालूं आर्क, तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई का मतलब 22/7 लिख लेते हैं, इंटू आर। यही होगा सरकमफ्रेंस। आपने कहा हाँ। इसमें से क्या करते हैं मेरे दोस्त, 60 ठीक है, 360। अब 2 से काटेंगे 3, 2 से काटा 11, तो यहाँ 2r है, यहाँ 2r है, तो 2r ले लो कॉमन, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 11 दूनी 22 बटे, सॉरी 2r कॉमन चला गया तो 11/21, और ये वैल्यू है 64/3 का। अब 21 से कम 21, 21 और 11 जोड़ेंगे तो 32/21 आ जाएगा, 32/21 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 32 दूनी 64, 3 7 21, गुना करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 7। आर की वैल्यू आ जाएगी 7, और आर की वैल्यू 7 यहां रखेंगे तो 7 × 7, तो भैया एक साथ कट भी जाएगा तो यानी सवाल में एक साथ अभी भी मौजूद होगा। आपने कहा हाँ। तो हम ऐसा ऑप्शन भी ढूंढ सकते थे जिस जो 7 से भाग हो रहा ऊपर वाला नंबर, तो इस तरह से भी सवाल को तोड़ सकते थे। कहते हैं कि समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 4 और 5 सेंटीमीटर हैं, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 4 और 5 सेंटीमीटर हैं, तो कहता है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। कहता है 3 सेंटीमीटर वाली भुजा को पकड़ के घुमाया गया, चारों ओर घुमाया गया, तो एक शंकु बन गया। शंकु कैसे बना देखना मेरे दोस्त। शंकु इस तरह से बनेगा कि जब हम इसको घुमाएंगे, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी अपने को नहीं। इस तरह से घुमाया तो ये एक शंकु बन गया। तो इसकी रेडियस हो गई मेरे बच्चे 4, हाइट हो गई 3, स्लैंट हाइट हो गई 5। तो कह रहा है कि बने शंकु का आयतन बताइए, तो फार्मूला हो जाएगा 1/3 पाई, आंसर पाई में आर स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 इंटू में हाइट 3। तो आप देखेंगे 3 से 3 कट गया, आंसर आया 16 पाई, और वो दे रखा है मेरे बच्चे ऑप्शन बी। देखिए यार इसमें 2 सिनेरियो बनते हैं, 3 सिनेरियो बनते हैं, तीनों को समझा देता हूं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। पहली चीज तो मेरे बच्चे ये
कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, अगर इसको इसके परपेंडिकुलर के अराउंड घुमा दिया जाए, परपेंडिकुलर के अराउंड घुमा दिया जाए तो शंकु ये वाला बनता है ना। तो इस शंकु की रेडियस हो जाएगी बी, हाइट होगी पी और स्लेंट हाइट हो गई एच। तो जो भी फार्मूले लगाने वो लगा देंगे। एक सवाल इसमें ये भी बनता है कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरे बच्चे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखना, अगर मैं परपेंडिकुलर के अराउंड घुमाऊं, लेकिन मेरे बच्चों अगर मैं हाइपोटेन्यूज ना बेस के अराउंड चीजों को घुमाऊं तो ऐसे घुमाऊं तो ऐसे घुमाऊं तो ऐसे घुमाऊं तो ऐसे घुमाऊं तो हाँ है ना। तो मेरे बच्चे उस केस में रेडियस हो जाएगी पी, हाइट हो जाएगी बी और हाँ, स्लेंट हाइट हो जाएगी एच। तो जो भी वैल्यू चाहिए निकाल देंगे। लेकिन इसी में एक तीसरी कहानी बनती है और वो बड़ी जरूरी है समझनी, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी हो आपको, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से सीधी करने की कोशिश की है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसमें ये मेरे बच्चे परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, अगर किसी सवाल में आपको ये कहा जाए कि इसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड इसे घुमाया जाए, इसके कर्ण के अनुदिश इसको घुमाया जाए, तो अगर ऐसा होगा तो बहुत विचित्र चीज होगी और वो ये कि ये इस तरह से घूमेगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से घूमेगा मेरे दोस्त। ठीक है जी, इस तरह से घूमेगा और इसमें दो शंकु बन जाते हैं, एक शंकु बन जाता है ऊपर वाला और एक शंकु बन जाता है नीचे वाला। ठीक है जी। और इसमें मेरे बच्चे जो रेडियस बनती है, देखिए इन टेस्टों का तरीका यही है या इस टेस्टों की आवश्यकता इसी बात से है कि हम इस बात को समझ पाए कि एक बार पढ़ें लेकिन हमारा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाए इसी में, तो फायदा है। तो ये होगी मेरे बच्चे इसकी रेडियस, और रेडियस जो होगी राइट एंगल ट्रायंगल में वो हो जाएगी परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कुछ और नहीं है, बेसिकली जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहां से सामने वाली साइड पे जब हम एल्टीट्यूड डालते हैं तो इस एल्टीट्यूड की जो लेंथ आती है उसका फार्मूला होता है पी इंटू बी अपॉन एच। अब इसमें बड़ी सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा वॉल्यूम बताइए, इस तरह बनी फिगर का, इस तरह बनी फिगर का वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर यानी पी इंटू बी अपॉन एच, और इंटू में हाइट, तो हाइट के नाम पे आ जाएगा कंप्लीट एच। यानी हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये हाइट और ये हाइट दोनों को जोड़ेंगे तो कंप्लीट हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ये हमारा सूत्र हो जाता है। आप चाहें तो इसको और अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो जब इसे सोल्व करेंगे तो पी स्क्र बी स्क्र एच से एच कट जाएगा, तो ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है पी स्क्र इंटू बी स्क्र अपॉन एच। इस तरह से भी फार्मूला लिखा जा सकता है। और अगर मेरे बच्चे इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछे, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया भी वही रहेगा, लेटरल सरफेस एरिया भी वही रहेगा और कर्ड सरफेस एरिया भी वही रहेगा, तो उसका फार्मूला होना है पाई आर। आर की वैल्यू क्या होनी है जी, पी इंटू बी अपॉन एच, इंटू में स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट यहाँ दो है, पी और बी। तो ये दो फार्मूले ऐसे हैं मेरे बच्चे जिन पे आपसे सवाल पूछ सकता है। तो आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा इस टाइप के कॉन्सेप्ट के सवाल का, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि भाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, दिस इज 280, और x इंटू वाई
दैट इज 120। तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि यार x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू बता दो। जैसे ही आपने x में से ही घट रहा और x में ही जुड़ रहा है देखा, तो आपकी नजर जानी चाहिए कि यहाँ तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया होगा। अगर ऐसा है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, 2 से इधर गुना कर देता हूँ और 2 से इधर। 2 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 240। आप कहेंगे आपने ऐसा क्यों किया? मैं कह रहा हूँ अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं और कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy। 4 6 24, 4 7 28, 7/6 है। सॉरी, अब यहाँ 7 में ही 6 जोड़ेंगे और 7 में से ही 6 घटाएंगे। अब ऊपर जो बन गया ना मेरे बच्चे, वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया और नीचे जो बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। तो हम कह क्या सकते हैं कि यार ऊपर x प्लस वाई बना और नीचे बन गया x माइनस वाई पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ 7 में 6 गया 13 और 7 में 6 गया 1 ही आया। अगर मेरे बच्चे में इस स्क्वायर रूट को हटा दूं यहाँ से तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा √13/1। अगर प्लस ऊपर माइनस नीचे, लेकिन हमारे में माइनस ऊपर प्लस नीचे, तो इसे पलटेंगे तो 1/√13 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी। अब देखिए यार, इस तरीके के सवाल है ना, देखने में बड़े आसान होते हैं, सोच समझ के करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन लिख लिख के करेंगे तो इट विल टेक सो मच ऑफ योर टाइम। तो मैं सलाह यही दूंगा कि आपको यहां से पता चल गया था तो इस स्टेप को जरूरत नहीं थी, वर्बली इन चीजों को तोड़ सकते हैं। दूसरा, हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि यार ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका वर्क करें तो 280, गुना करें तो 120। लेकिन क्या है कि वो मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बार आसान हो तो हो जाता है, नहीं हो तो नहीं होता, तो फिर वहां आपको उन पे कार्रवाई करनी पड़ती है ना। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि आप एक बार x प्लस वाई निकालेंगे, फिर एक बार x माइनस वाई निकालें। कह रहे यार एक आयताकार आंगन है, उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है। यह आयताकार कोई प्लॉट है, इसकी लंबाई जो दे रखी है 4 मीटर 95 सेंटीमीटर है। 4 मीटर 95 सेंटीमीटर का मतलब जानते हो क्या हुआ, कि सबको सेंटीमीटर में बना लो तो सर 495 सेंटीमीटर होगी लंबाई। वहीं चौड़ाई की बात करें तो 16 मीटर 65 सेंटीमीटर, तो 1665 सेंटीमीटर होगा। अब कह रहा है इसे समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। ऐसे वर्ग टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो इस आयताकार आंगन को पक्की करने के लिए आवश्यक है। कहता है कम से कम टाइलों की जरूरत बताइए जो आयताकार आंगन को पक्की करने के लिए आवश्यक है। ये आपसे सवाल में पूछा हुआ है। देखिए यार, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल का क्या फार्मूला होता है? मिनिमम नंबर ऑफ टाइल यानी न्यूनतम आकार की टाइलों की संख्या निकालनी, तो उसका सूत्र होता है क्या? उसका सूत्र होता है मेरे बच्चे एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड माने लंबाई गुना चौड़ाई बटे में जो टाइल की साइड है। तो टाइल का एरिया तो S इंटू एस, अगर टाइल की साइड S आई तो S इंटू एस। लेकिन अब जो टाइल की साइड निकल के आनी है ना, वो सच बात यह है कि वही गेम है। तो आप कहेंगे जी टाइल की जो साइड निकल के आनी है वो ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों का HCF होगा, जो इन दोनों का HCF होगा। अब HCF ढूंढने का क्या तरीका है भाई? 5 दिखाई दे रहा है दोनों जगह, तो 5 के टुकड़े कर लो इसे। 5 नीम 45, 5 नीम 45, 99। इसे 5 से काटेंगे तो 5 गुना 3, 5 3, 5 3, 333। अब आप ये देखिए कि 99 में क्या है, 9 गुना 11 मौजूद है। 9 गुना 11 मौजूद है, 9 गुना 11 मौजूद है। और यहां 333 9 से भाग जाएगा तो 9 9 गुना 9 3 27, 9 7 63, तो यह आया 9 गुना 37, 9 गुना 37। अब मुझे एक बात समझ में आई कि इसका जो HCF है ना वो 5 गुना 9 आएगा। HCF आएगा 5 गुना 9। इसका आंसर मैं पहले स्टेप में ही बता देता कि यहाँ 5 और 4 9 9, यानी जो आंसर जो भी ऑप्शन 11 से डिविजिबल होगा वही मेरा आंसर है ना। तो उस लिहाज से देखें तो पहला ही ऑप्शन मेरा आंसर होगा, क्योंकि यही 11 से भाग जा रहा है और कोई जा नहीं रहा, अल्टरनेट डिजिट का जोड़। अब मैं थोड़ा इसे एक कदम आगे ले जा रहा हूं। अब मुझे यहां से ही क्लियर कट हो गया
कि 11 जो है 5 गुना 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि एच से 5 गुना 9 नहीं आएगा, तो मतलब ऑप्शन हर हाल में 11 का मल्टीपल होने जा रहा है। अब मुझे सोल्व करना हो तो कैसे करें, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखें। तो लेंथ को आप ऐसे ही लिखो 5 गुना 9 गुना 11, और ब्रेड्थ को भी ऐसे ही लिखो 5 गुना 9 गुना 37, और भाग किससे दे रहे हो, एचसीएफ से। एचसीएफ क्या है, मतलब साइड कितनी है, 5 गुना 9। भाई एचसीएफ इन दोनों का क्या आया, 5 गुना 9, मतलब जो एक साइड निकल के आई ना वो 5 गुना 9 यानी 45 है, तो एरिया हो जाएगा 45 का वर्ग, यानी 5 गुना 9 को 2 बार लिखना। अब हमेशा ही क्या होता है कि ये कट जाना होता है, ये कट जाना होता है, ये दोनों कट जाने होते हैं। तो आपको ये इतना सब लेंथी सोल्व नहीं करना है, आपको थोड़ा समझदार होना है कि ऐसे सवालों में जो एचसीएफ वाला पार्ट है उसको हटा दो दोनों जगह से, जो बाकी फैक्टर बच गया है ना बस उन दोनों की गुना करने पे ही आंसर आएगा। यानी 37 को 11 से गुना करते ही हमारा आंसर आएगा। आपको ना ये फार्मूला लिखने की जरूरत है ना कुछ और। जब भी नंबर आए तो जो एचसीएफ उसे अलग से लिख दीजिए, फिर जो एचसीएफ उसे हटा दीजिए पूरे ब्रैकेट से। अब यहां जो नंबर बच गया और यहां जो नंबर बच गया उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, दैट इज योर आंसर। तो यही इसका तरकीब है। आपको वैसे 495 देखा तो पता चला कि 11 से भाग जा रहा है, ये 11 से भाग जा नहीं रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा। कहते हैं यार पी और क्यू दो वृत्तों के केंद्र है जिनकी त्रिज्याएं 7 और 3, यानी एक की रेडियस 7 और दूसरे की रेडियस 3 है, तो विस्तारित पी क्यू से मिलती हैं। देखिए सवाल बहुत प्यारा है, ध्यान से देखना। मैं क्यों कह रहा हूं सवाल प्यारा है, उसके पीछे का कारण है बाबू। सवाल कह रहा है कि दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो पी और क्यू है, वो पी और क्यू है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कहता है यहां से एक कॉमन टेंजेंट गई है ऐसे, जो दोनों सर्कल को टच करते हुए जा रही। अब ये टच नहीं हो रहा तो टच कराते हैं, कैसे, थोड़ा बड़ा बना देंगे यार, ऐसे समझ लीजिए ये टच कर गया। ये सेंटर है पी और ये वाला सेंटर है क्यू। कहता है पी और क्यू दो वृत्तों के केंद्र है जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 3 है, यानी इसकी रेडियस 7 है तो इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। यदि वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए पर विस्तारित पी क्यू, यानी पी क्यू को विस्तार करके ए पर ले जाएगा से मिलती है, तो ए पी क्यू को विभाजित करता है। अच्छा, इसमें टेंजेंट नहीं दे रखी है, हमने एक सीधी स्पर्श रेखा, ठीक है। कह रहा है यार इनकी एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो ए पर इसको विस्तारित को मिलती है, यानी पी क्यू को बढ़ाने पर ए पे मिलती है, ये वाली लाइन। तो सवाल में हमसे कह रहा है कि ए जो है वो पी क्यू को कैसे विभाजित करेगा, ए जो है वो पी क्यू को कैसे विभाजित करेगा। तो पहली बात तो ये कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, वहां मैंने पढ़ा रखी है चीजें आपको, कि अगर कोई बिंदु इस लाइनों के बीच में कहीं आता है तो हम कहते हैं कि यार ये पॉइंट इस लाइन को इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, इंटरनली बांटता है। लेकिन अगर ये बिंदु इस लाइन पे आ ही नहीं रहा, कहीं दूर आ रहा है, तो फिर हम ये देखते थे कि यार इसका इससे अनुपात ले लो और इसका इससे अनुपात ले लो, तो इस अनुपात में ये बिंदु काट रहा है, लेकिन कैसे काट रहा है, एक्सटर्नली काट रहा है, बाह्यतम काटने लग रहा है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, तो हमने यहां देखा कि ए बाहर बिंदु है, अगर ए बाहर है कोई पॉइंट तो हम ये कहेंगे कि ये एक्सटर्नली काटेगा पीक्यू लाइन को, क्योंकि जो काटना है ना वो मेरे दोस्त पीक्यू को काटना है, किसी और को नहीं काटना। तो लाइन तो पीक्यू है, तो ये तो बाहर पड़ा, तो ये एक्सटर्नली काटेगा। ये दोनों तो अब आंसर हो ही नहीं सकते। अब बच गए ए और डी, तुक्का लगाना था, हम ए और डी में से लगा सकते। जब भी हम एक्सटर्नली बांटते हैं तो एक्सटर्नली बांटने का नियम ये रहता है मेरे दोस्त कि हम यहां से बड़े वाली लेंथ को देते हैं, इसको हम एम बोलते हैं, और यहां से फिर छोटे वाली लेंथ लेते हैं, इसे हम एन बोलते हैं, और फिर हम कहते हैं कि यार ये m/n में बांट रहा है। यानी जब भी हम एक्सटर्नली बांटेंगे मेरे दोस्तों तो हमेशा बड़ा टुकड़ा पहले लिखते हैं, छोटा टुकड़ा बाद में। तो यहां छोटा टुकड़ा पहले, इसलिए ये वाला रेशियो गलत है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। लेकिन अब हम थोड़ा सा विचार कर लेना चाह रहे हैं अपनी चीजों पे कि इसे डिटेल करना हो तो डिटेल कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये तो हमने सीख लिया कि भाई ऑप्शन ऐसे दे रखे थे कि बिना सोल्व किए समझ में आ रहा था, अब थोड़ा सोल्व करने की ओर जाते हैं।
देखिए दोस्त, कहानी ये है कि जब मैं यहां से इसको मिलाऊंगा तो ये राइट एंगल बनाएगा, जब यहां से इसको मिलाऊंगा सेंटर को तो ये राइट एंगल मिलाएगा, है ना। अब एक नियम होता है कि सर्कल के सेंटर से जब भी टेंजेंट बिंदु को मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपने कहा हाँ यार बिल्कुल सही है। अब सारा खेल इस बात पे आके सिमट जाता है मेरे बच्चे, सारा सिस्टम इस बात पे आके सिमट जाता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं या नहीं। तो जवाब है बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि ये कोण 90 है और ये कोण भी 90 है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो पैरेलल लाइन होगी। और पैरेलल लाइन होगी ना मेरे दोस्त, तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल बन गई। ध्यान से देखोगे तो कौन सी, एक ये छोटे वाली और एक ये पूरी बड़े वाली, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गई। और अगर दोनों समरूप त्रिभुजें हो गई तो ये भुजा 3 है तो ये वाली भुजा कितनी है, 7। तो छोटी ट्रायंगल की साइड 3 है तो छोटी ट्रायंगल की ये लेंथ भी 3 होगी। बड़ी ट्रायंगल की साइड की लेंथ 7 है तो ये पूरी बड़ी ट्रायंगल की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 7। तो मेरे बच्चे जब भी एक्सटर्नली काटते हैं तो बड़ा रेशियो पहले छोटा रेशियो बाद में, तो आंसर आ जाएगा 7:3, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। आइए दोस्त, सवाल में कह रहा है यार इसकी वैल्यू बताइए। एक तरीका तो यह है कि आप थीटा की जो दिल करे वो वैल्यू उठा के रख दीजिए, जो मन करता है वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा ये कहता है कि क्यों ही वैल्यू रखें, क्यों ही हम इतना टाइम पास करें, जब हमारे पास सोल्व करने को बहुत कुछ है तो हम कर देते हैं यार सीधा सीधा। कैसे, देखिए, अगर मैं ऊपर से साइन कॉमन ले लूं यहां और यहां से, तो ऊपर जानते हो क्या आएगा, 1। ओहो, साइन कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर, और नीचे से कोस कॉमन ले दूं, ये करने का नहीं होता, सोचने का होता है, तो यहां बचेगा 2 कोस स्क्वायर -1। ध्यान से देखोगे तो कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है क्या जी, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, सॉरी गलत बता रहा हूं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये मेरे प्यारे बच्चों कोस 2 थीटा के फार्मूले होते हैं जिनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। ये कोस 2 थीटा के फार्मूले, यहां अगर सेटिंग दौड़ाएं तो ये भी कोस 2 थीटा है, ये भी कोस 2 थीटा है, तो ये कट गया, और साइन बटे कोस क्या आया, 10। तो कुल मिला के ये वाली फिगर सोल्व होके आई 10³ और नीचे 1/10 है। तो 10 से काटोगे तो ये बचा tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमें यहां से माइनस कॉमन लेना होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो आंसर आ जाएगा -1, दैट इज ऑप्शन सी। हम वैल्यू रखें तो भी आसानी है, लेकिन हमें सवाल को डायरेक्ट ब्रेक करना चाहिए, ज्यादा मजेदार चीज हो। देखिए मेरे दोस्त, सीजीएल 2024 में ये सवाल आया। ये सवाल अगर आप 2011 से मैं पढ़ा रहा हूं तो सेम ही क्वेश्चन जो है ना मैं 2011 से कराता हूं क्लास में, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है कंपैरिजन वाला, उसको क्लियर कराने के लिए सवाल को पिक करता हूं। ये सवाल सीजीएल 2024 में आया, सीडीएस 2025 में आया, हर साल सवाल ये पूछा जाता है। सवाल में कह रहा है कि भाई हर महीने एक आदमी 20 किलोग्राम चावल लेता है, 20 किलोग्राम राइस लेता है और 8 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, 8 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। अगर प्राइस की बात करें तो चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 1/5 है, यानी 20% 1/5, यानी गेहूं की कीमत 5 यूनिट पर किलोग्राम है, तो चावल की कीमत 1 यूनिट पर किलोग्राम। आगे क्या कह रहा है, रिजल्टिंग इन ए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹300, और कहता है कुल मिला के 300 रुपए का खर्चा होता है पर मंथ, हर एक महीने का, फॉर राइस एंड व्हीट कंबाइंड, दोनों का कुल मिला के 300 का खर्चा होता है। अब कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाई 20%, अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन द राइस कंजप्शन इज नीडेड टू मेंटेन द सेम एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज दिस।
और ये दिया हुआ है कि प्राइस और कंजप्शन ऑफ व्हीट इज कांस्टेंट। ये दे रखा है कि जो गेहूं है उसकी गिवन दैट प्राइस एंड कंजप्शन ऑफ व्हीट इज कांस्टेंट। कीमत किसकी बढ़ी है? ये व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%। ये लैंग्वेज तो गलत नहीं दी, ये मानते हो कि गेहूं की कीमत और खपत स्थिर है। अच्छा ठीक है, नहीं ये लैंग्वेज में थोड़ी मिस्टेक लग रही है। गेहूं की कीमत स्थिर कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने तो बोला है 20% बढ़ी है। उसको ये सवाल में गड़बड़ है भाई, ये पेपर में भी गलत आ रखा है। कहना हो इसको, ये कहना होगा यहाँ लैंग्वेज में कि गिवन दैट प्राइस ऑफ राइस, यहां से एरो डाल के भाई मैं ऊपर ले जा रहा हूं, यहां से देखना। जो करेक्ट लैंग्वेज होगी वो ये होगी, प्राइस ऑफ राइस एंड कंजप्शन ऑफ व्हीट इज कांस्टेंट। कहता है चावल की कीमत स्थिर है और गेहूं की खपत स्थिर है। ये मानते हुए कि ये लैंग्वेज गलत होगी भाई। हिंदी में अगर इस लैंग्वेज को मेरे बच्चे में करेक्ट करूँ, ये पेपर में ये लैंग्वेज गलत आ रखी है। यहां होना चाहिए मानते हुए कि चावल की कीमत चावल की कीमत व गेहूं की खपत, चावल की कीमत व गेहूं की खपत स्थिर है। वह गेहूं की कीमत स्थिर है। अब ठीक है, यह मानते हुए कि गेहूं की खपत स्थिर है और चावल की कीमत स्थिर है, ये रखा है सवाल में। देखिए दोस्त, हमसे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछा है। आप आज भी उठा के देखिए क्लास नोट्स, ये सवाल आपको पुराने क्लास नोट्स में मिलेगा। मैं यहाँ एक सिंपल चीज कह रहा हूं कि आपसे पूछा क्या है। क्या आपसे ये पूछा है कि चावल की कीमत बताइए, गेहूं की कीमत बताइए, एक्चुअल खपत बताइए? कुछ भी तो एक्चुअल नहीं पूछा हुआ है, सब कुछ कंपैरिजन पे पूछा हुआ है। अगर सब कुछ कंपैरिजन में पूछा हुआ है मेरे बच्चे, तो आपको कंपैरिजन पे ही जाना चाहिए। कैसे जाए? तो हमने मान लिया यार चावल की कीमत जो है वो 1 यूनिट पर किलोग्राम है, तो गेहूं की कीमत है 5 यूनिट पर किलोग्राम। तो चावल पे खर्चा आएगा 20 एकम 20, और गेहूं पे खर्चा आएगा 8 5 40। तो 40 और 20 कितना खर्चा आ गया? 60। तो आप ये समझिए कि टोटल खर्चा था 60 यूनिट का। खर्चा कहता है आज भी 60 यूनिट का वो रखना चाह रहा है, तो क्या करेगा? तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई गेहूं की जो कीमत है वो 20% बढ़ गई, यही कह रहा है ना। द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाई 20%। गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई, तो 5 का 20% 1। तो अब कीमत कितनी होगी? 6 यूनिट पर किलोग्राम। और चावल की कीमत कहता है स्थिर है 1 यूनिट पर किलोग्राम। तो अब समझने वाली बात यह कि भाई 8 किलो गेहूं 6 के हिसाब से 48 यूनिट के हो गए। तो 48 यूनिट यहां खर्चा हो गया, करना है 60, तो यानी 12 यूनिट खर्चा और करना पड़ेगा। 12 यूनिट खर्चा और करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट के भाव से 12 यूनिट में कितने किलो आएंगे? तो 12 किलो चावल आएंगे। तो पहले जो चावल 20 किलो थे अब वो हो गए 12 किलो। तो कितने की कमी हो गई? 8 किलो की। तो 8 की कमी हो गई 20 पे, तो 100 पे कितना? तो 20 पंजे 100, 8 पंजे 40% की कमी हुई। लेकिन ये तरीका भी बहुत लेंदी है, मुझे लगता है इस पे भी आपको नहीं जाना चाहिए। आपको सिंपली इतना देखना चाहिए कि यार खर्चा कांस्टेंट है, हमें ये 60 वाट निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस ये पता है कि यार गेहूं की कीमत, चावल की कीमत जो है ना वो स्थिर है, फिक्स है, वो 1 यूनिट पर किलोग्राम ही रहेगी। लेकिन जो गेहूं की कीमत है ना वो 20% बढ़ गई, यानी 5 से 1 बढ़ गई। खर्चा अगर उतना ही रखना है तो 8 किलो गेहूं अगर आप ज्यादा लोगे तो हर किलो, मतलब 8 किलो गेहूं लोगे तो हर किलो पे 1 यूनिट फालतू खर्च कर रहे हो, तो 8 किलो पे कितना खर्च करोगे? 8 यूनिट। यानी गेहूं पे अगर आपका 8 यूनिट ज्यादा खर्चा हो रहा है ना मेरे दोस्त, तो चावल पे आपको 8 यूनिट कम खर्च करना होगा। आप कहेंगे बात तो सही है। अब 8 यूनिट कम खर्च करना होगा, तो 1 यूनिट, 1 किलो कितने का है? 1 यूनिट का। तो 8 यूनिट कम करने के लिए कितने किलो खपत में कमी करनी पड़ेगी? तो जवाब है 8 किलो की कमी करनी पड़ेगी। तो 20 किलो पहले से हो रही थी खपत, 8 किलो की इसमें कमी करनी पड़ेगी, तो 100 पे कितना? तो आंसर आ जाएगा 40%। ये मैं क्लास में पढ़ाता हूं और ये सवाल लगातार पूछे भी जा रहे हैं। देखिए यार, सवाल में कह रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कहता है 2 स्ट्रेट लाइन का एक पेयर है। ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एस लिखा हुआ, कहता है स्ट्रेट लाइन का एक पेयर है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एफ, एफ से कोई एक्सटर्नल पॉइंट है,
इंटरसेक्ट ए सर्कल एट ए एंड बी, कहता है कि एफ से कोई लाइन जाती है जो सर्कल को ए और बी पे काटती है, और जो दूसरी लाइन है वो सर्कल को टच करती है सी पे, वो सर्कल को टच करती है मेरे बच्चे सी पे। कहता है यार ये कोई सर्कल है। अब सर्कल में कह रहा है कि ये कोई पॉइंट एफ है, ठीक है। एफ से कोई लाइन जाती है जो सर्कल को ए और बी पे काटती है, यहां पे काट देती है। ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट एफ है। अब कह रहा है यहां से एक लाइन जाती है जो सर्कल को सी पे काटती है, यहां सी पे काटती है। और उसने कहा था कि यार एफ ए छोटा लेना, एफ ई बी, एफ बी बड़ा, तो एफ ए छोटा है एफ बी बड़ा, ऐसी बात उसने बोली है। सर्कल का सेंटर कहता है यार कोई बिंदु ओ है। अब कह रहा है यार ए सी एफ, ए सी एफ, इसका भी जुगाड़ बैठाओ जी। कहता है यार इसकी वैल्यू उसने इधर रखी है कितनी भाई, 50 डिग्री। हमने कहा जी ओके रिपोर्ट है। ए एफ सी, ए एफ सी, ये वाला जो कोण है भाई, ये वाला इधर रखा है 30 डिग्री। तो कह रहा है ए ओ बी निकाल के बताइए, ए ओ बी सेंटर पे बना कोण बताइए। तो इसके लिए जरूरी चीज पता है क्या है, कि आप इसको मिला दो यहां से, और अब काम करेंगे पूरी बड़ी लाइन पे, बड़ी ट्रायंगल पे, पूरी बड़ी ट्रायंगल पे। लेकिन बड़ी ट्रायंगल पे काम करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, कि ये सर्कल की टेंजेंट है, ये सर्कल की कोण है। तो सर्कल की कोण और टेंजेंट दोनों से मिलके जो कोण बना होता है, इस कोण से सर्कल के इस पार्ट पे जो भी एंगल बनता है उसके बराबर होता है। ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50, ये 50 है तो मेरे बच्चे ये कितना होगा 50, ये कौन कौन होगा 50 डिग्री। हाँ जी। अब इस बड़ी ट्रायंगल पे आते हैं। तो भैया ये कौन है 30 का, ये कौन है 50 का, तो 50 और 30 80, तो ये कौन कितने का होगा 100 का। 100 में ये कौन 50 का है, तो बाकी बचा कितना हुआ 50, तो ये कौन कितना है 50 डिग्री। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये कौन 50 डिग्री का है। अब मेरे दोस्त एक बात बताना, इसी कोण, इसी वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बना है, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे कोई एंगल बना है, तो ये 50 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो ए ओ बी जो आएगा वो 100 डिग्री आएगा, और यही आपसे पूछा जा रहा है, यही मेरे दोस्त आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे यार एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, लेट से ए और बी लगे हुए। कहता है यार 8 मिनट और 10 मिनट में टंकी भर लेते हैं, टंकी को भर सकते हैं। तो टोटल मान लेते हैं 40, तो इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 4। अब आगे क्या कह रहा है सवाल, सवाल ये कह रहा है कि दोनों पाइप एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोले जाते हैं। कहता है दोनों पाइप एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन एक अवरोध के कारण पानी की कुल मात्रा का 5/8 भाग ही निकालता है, और दूसरा 3/5 दूसरे पाइप से बहता है। कहता हमने एक निश्चित समय के लिए खोले, लेकिन एक अवरोध आ गया, इस वजह से इतना इतना पानी निकाल देते हैं। हालांकि बाधा अचानक हटा दी गई, फिर बाधा यानी जो प्रॉब्लम थी उसको रिमूव कर दिया गया। और कहता उसके बाद 3 मिनट में टंकी भर गई। क्या है वो ये रहा कि भाई शुरुआत में तो पानी का फ्लो बहुत डाउन रहा, फिर यहां आके प्रॉब्लम दूर हो गई और अब बिल्कुल फर्राटेदार काम करने लगे, और जब फर्राटेदार काम करने लगे तो अगले 3 मिनट में टंकी को भर दिया गया। तो भाई एक बात बताइए, जब फर्राटेदार काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी 5 और 4 9 हो गई, यानी नो एफिशिएंसी से काम किया। और जब अटक अटक के काम कर रहे थे तो कहता है सिस्टम हैंग हो रहा है। कैसे हैंग हो रहा है, कि भाई पहले वाले की एफिशिएंसी 5 थी, लेकिन उसका 5/8 से काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और दूसरे वाले की एफिशिएंसी 4 थी, तो 4 का 3/5 एफिशिएंसी से काम करेंगे।
यानी ये इस एफिशिएंसी से काम कर रहा था, ये इस एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी निकालें तो 8 5 कैल्शियम 40 आया, 125 आया, और भैया यहाँ 5 8 40, 8 चौक 32, 96 आया। जोड़ेंगे तो 6 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, 221/40। यानी शुरुआत में इस एफिशिएंसी से काम करते रहे, जब सही होगी प्रॉब्लम तो इस एफिशिएंसी से काम किया। अब भाई 9 यूनिट की एफिशिएंसी से 3 मिनट तक काम किया, तो यानी 27 काम हो गया। तो ये 27 काम 40 में से हुआ है, तो बचा कितना? 13। तो 13 काम ऐसा रहा होगा जो इस एफिशिएंसी से किया। 221/40 है, तो 40 मिनट के ऊपर। हाँ जी, अब 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 7 91। तो आप कहेंगे जी 40/17 मिनट यहाँ, तो बटे 17 कहाँ है, वही मेरा आंसर होगा। तो यहां बटे 17 नहीं, यहां बटे 17 नहीं, यहां बटे 17 नहीं, केवल एक ही ऑप्शन था, तो यही मेरा आंसर होगा, है ना। आंसर होगा 40/17। तो 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34, 6 2 सही, 6/17, यानी ऑप्शन बी। और उसने ये पूछा था कितनी देर प्रॉब्लम रही। देखिए मेरे दोस्त, अगला सवाल ज्योमेट्री का बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल में कह रहा है यार ये कोई ट्रायंगल है ABC, ABC कहता है डी भुजा BC का मध्य बिंदु, ये है मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी वो इस वाली लेंथ के बराबर हो। आपने कहा जी ठीक है। अब दोस्त वो कह रहा है आगे, वो ये कह रहा है कि भैया अगर हम इसको इससे मिला दें, नहीं इसको कुछ ना मिलाए, हाँ DL AB पर लंबवत है, अच्छा, और DM AC पर लंबवत है, D BC का मध्य बिंदु, हमने कह दिया जी ठीक है। अब कह रहा है DL AB के लंबवत है, यानी यहां से इसके ऊपर अगर हम एक लाइन खींच दें तो DL AB पर, तो ये AB हुई, AB के ऊपर लंबवत है जी, और DM AC पर लंबवत है, ये DM है, ये कहता है जी 90 डिग्री बना रहा है, ये DL है, ये 90 डिग्री। हमने कहा यार ये बात भी सही है, और मजे की बात कह रहा है कि ये साइड भी इस वाली साइड के बराबर है। तो कह रहा है ट्रायंगल के बारे में क्या विचार आपका, तो हम ये कहेंगे देखिए सर, आप बहुत समझदार आदमी हैं, तो ये इन दो त्रिभुजों पर फोकस करना। मेरे बच्चे ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है जी, बिल्कुल ठीक है। ये साइड और ये साइड बराबर है जी, बिल्कुल ठीक है। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री, ये बात भी सही है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, और ये भुजा बराबर हो गई, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई राइट एंगल साइड से, यानी एक राइट एंगल आ गया, दो साइडें बराबर आ गई, तो मेरे बच्चे ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, सर्वांगसम हो गई। और अगर ये सर्वांगसम है तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो बराबर आया। और अगर ऐसा है तो मैं इन बीच वाली चीजों को हटा भी दूं, तो अगर किसी ट्रायंगल ABC में कोई दो कोण आपस में बराबर आ गए, तो हम इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल तो कह ही सकते हैं, भाई ये दो कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बोल ही सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज तो हर हाल में कह ही सकते हैं। भाई 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, और एक साइड RHS हो गई, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। आइए, कहता है यदि एक त्रिभुज का परिमाप 52 इकाई तो इसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो मेरे बच्चे सभी भुजाओं की जो लंबाई होती है ना, वो हर हाल में, मतलब कोई भी भुजा ले लेंगे हम, ABCD कोई भी भुजा लेंगे तो वो उनके पेरीमीटर से के आधे से कम होगी, तो यानी 52 के आधे से कम होगी, यानी कोई भी भुजा 26 से कम होगी। अगर इस लॉजिक को पकड़ना है तो आप ऐसे पकड़िए, हमें ये बात पता है कि किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइडों का जो जोड़ होता है वो हर हाल में तीसरी साइड से बड़ा होगा। आपने कहा ठीक है। तो मैं कह रहा हूं यार, अगर मैं अपनी तरफ से यहां पे भी C जोड़ दूं और यहां पे भी C जोड़ दूं, तो आप कहेंगे जी ये तो त्रिभुज का पेरीमीटर बन गया। आप कहेंगे हाँ, तीनों भुजाओं का जोड़ हो गया, और ये हो गया 2C। दोनों साइड 2 से भाग दे देता हूं तो ये P/2 हो गया, ये आ गया C। तो यानी त्रिभुज की जो भुजा है वो हर हाल में पेरीमीटर के आधे से छोटी होगी, तो 52 का आधा 26, 26 से छोटी होगी A।
देखिए दोस्त, x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 7 + 4√3। क्यों हो जाएगी जी ऐसे? इसके पीछे कहानी ये है कि 7 का और गुणनचास 4√3 का 48, डिफरेंस एक आया। तो अगर मैं यहां से सेटिंग करके निकालूंगा x + 1/x, तो आप कहेंगे 7 और 7 14 है। तो मेरे बच्चे अगर x + 1/x 14 है तो x² + 1/x² क्या होगा? तो 14 का वर्ग 196, 2 घटाएंगे तो 194, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखिए यार, ये सवाल बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत सालों बाद ये सवाल रिपीट किया इन लोगों ने। ये सवाल ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल की दो कोड हैं, PQ QR। दो कोड है मेरे दोस्त, एक कोड का नाम है PQ तो दूसरी कोड का नाम है QR। क्योंकि Q दोनों का कॉमन पॉइंट है वो ले लिया, ये P आ गया, ये R आ गया। ये सर्कल का सेंटर है, वो ले लिया मैंने से। सवाल ने कहा कि भाई सर्कल की जो रेडियस है वो भी 7 ही है। मतलब ये रेडियस हुई, ये रेडियस हुई, और ये भी मजे की बात ये है कि रेडियस ही हुई। तो ये सारी 7 है। क्या आ गई मेरे बच्चे? 7। उसने कहा PQ और QR प्रत्येक की लंबाई 7 है, यानी ये भी 7 है, ये भी 7 है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और मजे की बात है कि ये भी 7 है, क्योंकि रेडियस 7 इकाई दे रखी है, 7 इकाई दे रखी है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं, मतलब मर्जी तुम्हारी, बताना चाहो बताओ वरना मत बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एक रोम्बस बनी कि नहीं बनी? आप कहेंगे जी बता सकते हैं, ये एक समचतुर्भुज बनी। कैसे बता सकते हो? इस वजह से बता सकते हो कि सर ये वाली जो है ये 7 है, सर्कल की रेडियस है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये इक्विलेटरल बनी, तो ये 60 डिग्री है, ये 60 है, ये 60 है, ऐसे ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो 120 120 और ये 60 60, तो रोम्बस बन गई। और रोम्बस में हमें कहानियां सारी पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं यहां से ये वाला डायगोनल खींच दूं, मतलब इस तरह से, तो इसे दो बराबर टुकड़ों में भी बांटेगा और 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। ये बात आपको पता है? अब मुझे एक बात बताना, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी? आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये इस पे डाला गया एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होती है? √3/2a। 2a, ए की वैल्यू कितनी है? 7, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 7 है। अब जितने एल्टीट्यूड की लंबाई ये वाली होगी उतनी ही लंबाई इस वाले की होगी, तो इंटू 2 कर देंगे, 2 से 2 कर देंगे, आंसर आया 7√3। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, यानी जो भी आंसर होगा वो 7√3 है। ये तो दे नहीं रहा, ये दे रहा है, क्योंकि √3 का अगर हर का परिमेयकरण कर देंगे हम, तो √3 को √3 से काटा 3, 3 7 21, तो आंसर आ गया 7√3। आंसर आ गया मेरे बच्चे 7√3। देखिए मेरे दोस्त, अगला सवाल कोई क्वाड्रिलेटरल से है। कहता है यार ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है WXYZ। एक चतुर्भुज है जिसमें XQ और ZP WY के लंबवत है। तो पहले WY खींच लेते हैं भाई, WY इसका डायगोनल हुआ। आपने कहा जी ठीक है। अब अगली लाइन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि दोस्त यहां से इस पे डालेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा। हमने कहा ठीक है। और यहां से इस पे डालोगे तो भी 90 डिग्री बनाएगा। और इनके नाम दे रखे हैं XQ, और इसका नाम दे रखा है ZP। कहता है ये दोनों ही 90-90 डिग्री बना रहे हैं। हमने कहा यार ये बात भी सही है। और कह रहा है XQ और ZP बराबर है, यानी ZP की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ XQ की होगी। अब कहता है कि ZX, यानी ये भी एक डायगोनल है, ये भी तो एक डायगोनल है मेरे दोस्त। दोस्त दोस्त ना रहा।
कहता है यार ये भी एक डायगोनल है। हमने कहा ओके रिपोर्ट है। कहता है ये दोनों एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। ओ एक्स की लेंथ है 12। कहता है ये लेंथ 12 है। तो सवाल में पूछ रहा है जेड एक्स की लेंथ बताइए, मतलब पूरे डायगोनल की लेंथ बताइए क्या होगी। अब देखिए मेरे दोस्त, जिस जिस जगह मैं फिगर पे निशान लगाऊं वहां ध्यान देना। देखो यार, इस वाली ट्रायंगल पे मैं बात करने लग रहा हूं और इस वाली ट्रायंगल में मैं बात करने लग रहा हूं। और सही से सोच समझ के जवाब देना। मैं कह रहा हूं ये दोनों की दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आप कहेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं क्यों, देखिए ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, एक कोण बराबर आ गया। ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, क्यों जी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और एक साइड बराबर दे रखी है। तो अगर साइड एंगल साइड यानी कोई दो ट्रायंगल में कोई एक साइड बराबर आ जाए और कोई भी दो कोण बराबर आ जाए, तो ये मान लिया जाता है कि त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दोनों ही त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है मेरे बच्चे, तो हर चीज बराबर होगी। तो ये डायगोनल 12 है, तो इसका ये वाला डायगोनल भी 12 होगा। तो पूरे जेड एक्स की जो लेंथ हो जाएगी वो 12 12 24 हो जाएगी। और दैट इज योर आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए यार, ये अपोलोनियस थ्योरम दे रखी है, इस थ्योरम को एक बार पढ़ लो भाई, क्योंकि काम आएगी आपको। अगर मेरे बच्चे ये कोई मतलब कोई ट्रायंगल है और इसके नाम ही दे रखे ना पी क्यू आर, और कह रहा है कि पीटी माध्यिका है। पीटी माध्यिका, पीटी माध्यिका, पीटी माध्यिका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर मेरे बच्चे पीटी मीडियन है, अगर पीटी मध्यिका है, तो हमें यह समझना होगा, यह अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं कि इन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, या आर पी जो मर्जी लिख लीजिए, पी आर स्क्वायर, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम जो होगा वो हमेशा ही ट्वाइस ऑफ मीडियन यानी पीटी स्क्वायर प्लस, अब चाहे आप ये वाला टुकड़ा लिख लें चाहे आप ये वाला टुकड़ा लिख लें, तो आप यहां लिख दीजिए क्यूटी स्क्वायर। और इस बात का ध्यान रखना कि क्यूटी जो है ना वो बेसिकली बराबर है टी आर के, और ये बेसिकली बराबर है क्यू आर बाई टू के, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो कई बार क्यूटी स्क्वायर की जगह टी आर स्क्वायर आ जाता है, और कई बार यहां क्यूटी स्क्वायर की जगह क्यू आर स्क्वायर बटे 4 आ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना मेरे बच्चे, इसी को हम अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। और यही वो इकलौती थ्योरम है जिसके थ्रू मीडियन की लेंथ निकालते हैं। मीडियन की लेंथ निकालने वाली, लेंथ निकालने वाली थ्योरम है वाली थ्योरम। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो इन टेस्ट के साथ साथ आप क्या करिए, एक अलग से सेक्शन तैयार करिए और वहां इसके बेसिक नोट्स को लिख लीजिए। कह रहे यार एक आयताकार मैदान है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग है 9, और जो क्षेत्रफल है वो है 18, यानी लेंथ गुना ब्रेड्थ, ये है मेरे बच्चे 18। अब सेटिंग क्या है कि ए और बी लंबाई चौड़ाई है, हाँ तो मतलब आप ए और बी मान लो यार, एल हटा दो यहां से भाई, बदतमीज आदमी, पहले क्या देता ए और बी। अब या तो यहां से कोई वैल्यू दिमाग में डायरेक्ट आ जा रही तो रख लीजिए ए और बी के, तो आप कहेंगे आ जा रही है कैसे, 6 गुना 3 और 6 जमा 3 9, तो 6 3 18, 6 3 9, तो 6 और 3 आ गई, तो 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, और 6 3 18, तो 36 में 18 के 18, 18 और 9 27। अगर आपको ये वैल्यू दिमाग में नहीं आ रही है, फिर क्या करें सर, फिर क्या करोगे ये मुझे भी नहीं पता, फिर क्या करोगे यार, फिर तो आपको फार्मूला लगा लेना चाहिए, सोल्व कर लेना चाहिए, यहां से ए माइनस बी निकाल लो, उसके बाद ए और बी की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। कैसे निकालें, आपको ये फार्मूला पता है ना कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहां प्लस है तो ये आता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab।
अब आपको क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये निकल जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी निकल गया, आपका आंसर आ गया। अच्छा ये यहाँ भाई गलत हो गया, ये स्क्वायर यहाँ था। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि भाई दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, दैट इज 15, और कहता है एक की रेडियस 7 है तो दूसरे की 7/2 है। तो कह ही रहा है कि यार इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए। तो उसका जो फंडा होता है वो ये रहता है कि भाई 15 का वर्ग माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का, और तो 7 में से 7/2 घटाएंगे तो मजे की बात यह कि आएगा भी 7/2 इसका। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं। अब दिमाग अगर आप दौड़ाओगे तो आपने देखा कि यार ऑप्शन पॉइंटों में दे रखे हैं। अब अगर यहां 15 लिखा होता ना तो मेरे बच्चे इसका आंसर आता 15। अगर 15 के वर्ग में कुछ जोड़ा होता है यहां तो आंसर आता 15 प्लस, और अगर 15 के वर्ग से कुछ घटा रखा है तो आंसर आएगा 15 माइनस। तो यानी आंसर 15 से तो छोटा आएगा, तो ये 15 से बड़ा था, ये 15 से बड़ा, ये 15 से बड़ा, केवल एक ही ऑप्शन था ए, यही मेरा छोटा था, यही आंसर। कह रहा है एक सर्कल है, उस पर एक ट्रायंगल बनाया जाता है। ये कोई सर्कल है और इसमें हमने एक ट्रायंगल बनाया है। रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। ठीक है जी। एक ट्रायंगल बनाया जाता है, और ट्रायंगल इस तरह से बनाया जाता है कि ए बी व्यास है, ए बी व्यास है। तो भैया ये हुआ सी। ये बना दिया मेरे बच्चे सी, ये 90 डिग्री ए बी व्यास है। अब मेरे दोस्तों बीसी सर्कल की रेडियस के बराबर है, यानी सर्कल की रेडियस आर है तो बीसी की लेंथ भी आर है, ऐसा सवाल ने कहा है। अब आप ये बात भी जानते हैं कि इससे इसको मिलाऊंगा तो ये भी सर्कल की रेडियस हुई तो ये भी आर होगी। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर, ये तीनों भुजाएं बराबर आ गई तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कोण कितना आया 60 डिग्री। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं कि यार ये कोण अगर 60 है, ये कोण 60 है, ये कोण 60 है, ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना आएगा 30 डिग्री। ये वाला कोण कितना आएगा मेरे बच्चे 30 डिग्री। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? जवाब है नहीं। अब कह रहा है यार एबीसी जो है वो बी ए सी का कितना गुना है, इसका कितना गुना है ये, तो जवाब होगा डबल है सर। और यही पूछा हुआ है कि एबीसी बी ए सी का कितना गुना है, तो डबल है। डबल मतलब ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। कहते हैं यार दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पी को वैध मतों में से 42% मिले और क्यू को ने इतने मतों से जीत हासिल की। तो हम एक बात समझते हैं कि भाई वैलिड का जो वैलिड थे उसमें पी को मिले 42%, तो नेचुरल है बाकी वोट किसको मिले होंगे, क्यू को, उसको मिले होंगे 58%। तो जीता होगा कितने परसेंट से, 16% से। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और 16% की जो वैल्यू है दैट इज 45,360। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 16% की वैल्यू 45,360 है, तो 1% की इतनी, तो 100% की इतनी। ये आगे मेरे बच्चे वैलिड वोट, ये आगे वैलिड वोट। अब सवाल ने आगे क्या कहा, आगे कहा कि भाई 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, और डाले गए वोटों में से 10% वोट इनवैलिड थे। तो भाई 10% इनवैलिड थे ना, तो 10 में से एक इनवैलिड, तो वैलिड कितना हुआ 9। तो ये है वैलिड वोट, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, तो 10 की वैल्यू कितनी। तो ये हो गई मेरे बच्चे वोटिंग। और सवाल ने कह रहा है कि भाई 20% ने वोट ही नहीं दिया, यानी 5 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट 4 ने दिया, तो वोटिंग कितनों ने की 5, मतलब 5 में से 4 ने वोट दिया, और ये 3%। अब इसको बाबू हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करके कुछ ना कुछ निकालते हैं इसका। क्या निकालें जी, देखिए। अब देखिए यार बड़े सारे तरीके से आंसर बताऊंगा। कैसे? आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये 5 से भाग जा रहा है, यहां भी एक 5 है, यहां 2 बार 5 है, और यहां 1 बार 5 है।
यानी सवाल का जो भी आंसर हो इतने सारे 5 तो आएंगे ही आएंगे, यानी 1 2 और 2 4 और 1 5। तो भैया यहां आखिरी 3 डिजिट 125 से भाग जा रहे हैं, नहीं तो ये आंसर नहीं होगा। यहां आखिरी 3 डिजिट 103 डिजिट छोड़ो, 2 ही डिजिट 25 से भाग नहीं जा रहे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। भाई सारा खेल इस बात का है कि 5 की डिविजिबिलिटी लगानी है। तो सच बात यह कि 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, यानी 5 की पावर 5 आ रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ जगह 25 का नियम लगा ले रहे हैं क्योंकि आसानी से छट जा रहा है, कुछ जगह 125 का लगा दे रहे हैं। तो ये हट गया, ये हट गया, ये बच रहा है और ये बच रहा है। अब अगली चीज, अगर मेरे बच्चे मैं 5 की पावर 4 लगा दूं, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस सवाल को मैं लिख सकता हूं 359, मतलब इस ऑप्शन को गुना 1000, और 1000 में 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे आंसर में 5 5 बार आएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो फिर बचाइए, यही मेरा आंसर हो। तो एक तरीका तो था ये, जो आप बहुत चुटकियों में बहुत जल्दी से तोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका, अगली बात करते हैं कि भाई आप इतनी मेहनत ना करें, और ना करें तो आप क्या करें। तो दोस्त, अगर आप 5 नहीं छांटना चाहते हैं तो फिर आप छांट लीजिए, 9 को निपटाइए, क्योंकि 9 को काटेंगे तो डिजिटल सम लग पाएगा। 9 5 45, 9 चौक 36 0। अब आपने एक चीज फिर नोटिस की कि 5 और 4 9, यानी 9 से कटने के बाद भी इसके अंदर 9 है, तो इसका डिजिटल सम कुछ भी कर लो, हर हाल में डिजिटल सम 0 आना चाहिए, क्योंकि ऊपर 9 है तो डिजिटल सम 0 आएगा। इसका देखिए 6 3 9 9, ये 0 नहीं आ रहा। 5 3 8, ये 0 नहीं आ रहा। अब यहां 9 गया, 7 3 10, 5 15 3 18, इसका भी 0 आ रहा है ना भाई। 7 3 10, 5 15 और 3 18, इसका भी 0 आ रहा है। और दोनों में सबसे सेम है, 7 5 12 3 15 3 18, इसका भी। तो डिजिटल सम से आप बी और डी में फंस गए। अब आपको अगेन आना वही 5 की डिविजिबिलिटी पे पड़ेगा कि भाई 5 की यानी 25 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो बी कट जाएगा, तो डी आंसर होगा। कह रहा है यार, एक आदमी है, वो 975 रुपए का भुगतान करना चाहता है, लेकिन वो इन्हें किस्तों में पे कर रहा है, और कह रहा है हर महीने जो किस्त है 5 रुपए की घट जाती है कंपेयर टू द प्रीवियस। पिछले महीने जो भी किस्त थी उससे 5 रुपए कम हो जाएगी। और कहता है पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की दे रहे हैं, पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की दे रहे हैं, तो अगली फिर 95 की, अगली फिर 90 की, और इस तरह से सेटिंग चलती चली जाएगी। तो इन सारी ही किस्तों में टोटल जो पैसा चुकाया जाएगा वो होगा 795। तो मेरे बच्चे, इसका फार्मूला क्या होगा? तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होगा जोड़, और ये जोड़ आना चाहिए 975 के बराबर। आपने कहा ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम ऑप्शन से चलते हैं, 26 महीने ले लेते हैं। अगर हम 26 को 2 से भाग दें तो यहां 13 आया। अब 13 को मैं किसी से भी गुना करूंगा, मुझे ये देखना है क्या 13 इसको भाग दे रहा है। तो 13 7 91, बचा 6, 13 5 65, यानी 13 से भाग जा रहा है, तो मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। अब आगे चेक करूंगा तो 100 को 2 से किया 200। अब आगे भी मेरा सवाल घूम गया कि ये सवाल आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 200 में मैं कुछ भी जोड़ूंगा और उसे 13 से गुना करूंगा तो कभी भी 975 नहीं आएगा। तो यानी मुझे आंसर काफी छोटा लेना पड़ेगा 26 से। तो 26 के आसपास तो आंसर ही, मतलब 26 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अब बच गए 2 15 14, मैं 14 ट्राई करता हूं। 14 का आधा कितना है जी? 7। सबसे पहला काम तो ये कि 7 से भाग हो रहा है। 7 7 3 21, नहीं 7 चौक 1 मिनट, 7 2 बचा 27, 7 21 6, 7 से भाग ही नहीं हो रहा। ये ऑप्शन 7 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। फिर से देखना ध्यान से, अगर मैं 14 ले लेता हूं तो 14/2 यानी 7, 7 से भाग ही नहीं जा रहा, तो ये आंसर होगा ही नहीं। अब 3 ऑप्शन ट्राई कर लिए तो चौथा ऑटोमेटिकली आंसर है। अगर आप ट्राई भी करना चाहें 15 को कर लें तो 15/2, आप ये मत सोचना 2 2 आगे कट जाएगा। 100 को 2 से किया 200, 15 में 1 गया 14, और डी की वैल्यू है -5, तो 14 5 70, 200 में से 70 गया 130, काटेंगे तो 5 से गुना करो इधर भी इधर भी, तो 5 दूनी 10, 0 कट गया, 5 3 15, 5 आ गया यूनिट डिजिट, सेटिस्फाई हो गया। देखिए मेरे बच्चे, सवाल ने कहा कि K1 और K2 के बीच का संबंध, जिसके लिए रैखिक समीकरण की प्रणाली संपाती रेखाओं को दर्शाती है। संपाती रेखाओं को मतलब बोलते हैं हम को इंसिडेंट लाइन। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो इसका एक बेसिक नियम रहता है, और वो नियम ये रहता है कि इसमें बराबर इक्वेशन होती है। जैसे यहाँ K1 है,
तो यहां K2 हो गया 4, ये बराबर होगा 3 B1 और यहां B2 हो गया K2। आगे 8 16 को ले जाने की जरूरत ही नहीं है, या वैसे ले जाना चाहो तो ले जाओ। 8 और 16 का भी रेशियो देख रहे हो तो 1:2 आ रहा है, तो हर एक चीज का 1:2 आएगा। यहां 4 है तो K1 की वैल्यू 2 रही होगी, यहां 3 है तो यहां 6 रहा होगा। भाई 1:2 रेशियो आना चाहिए। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई कि K1 की वैल्यू 2 है और K2 की वैल्यू 6। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। K2 की वैल्यू 6 है और 6 में जोड़ के 0 नहीं आएगा। K1 और K2 को 2 और 6 को जोड़ेंगे 0 नहीं आएगा, बराबर भी नहीं है, तो बच गया यही मेरा आंसर। K2 की वैल्यू 6 है 3, K1 की वैल्यू 2, तो 3 दूनी 6। भाई होना क्या है ना कि रेशियो बराबर आना है। तो अगर C1 बटे C2 का रेशियो देखें तो 8 दूनी 16, 2 है, तो यहां 3 का डबल होगा 6, यहां 4 का आधा होगा K1, तो बड़ी आसानी से ढूंढेंगे। कहते हैं यार इसको 78 से भाग दिया जाए। देखिए मेरे दोस्त, 77 की पावर 77 को जमा 78 ना जमा 77, इसको कहता है यार 78 से भाग दो। तो 78 से इसे भाग दोगे, क्या बचा जी, -1। पावर करेंगे माइनस, इसे भाग देंगे -1, -1 -1 -2। आंसर माइनस में आता नहीं है, तो क्या करें जी, 78 - 2। आंसर आया मेरे बच्चे 76। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। कह रहे यार 900 मीटर की दौड़ में ना अतुल ने वीसी को 20 सेकंड का स्टार्ट दिया। कहता है 900 मीटर की दौड़ थी तो अतुल ने विसु को 20 सेकंड का स्टार्ट दिया, यानी विसु ने दौड़ना तो यहीं से स्टार्ट किया है, लेकिन 20 सेकंड पहले दौड़ना चालू कर दिया। और जब अतुल यहां पहुंचता है फाइनली, तो उस समय विसु जो है वो यहां होता है और इनके बीच की जो दूरी होती है वो 135 मीटर होती है, यानी 135 मीटर से हरा देता है। अब ध्यान ये रखना कि अतुल को यहां से आने में अगर टी सेकंड लग रहे हैं, तो विसु को यहां से यहां तक आने में टी प्लस कितने सेकंड का स्टार्ट दिया था, 20, टी प्लस 20 सेकंड लगे। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब सवाल को समझाने का एक तरीका। अगली बार सवाल में एक और लाइन बोल रही है इसने, क्या कहता है, यही रेस है, इसी रेस पे हम चर्चा कर रहे हैं भाई, इसी रेस पे चर्चा कर रहे हैं हम। क्या सवाल में कह रहा है, फिर से वही दौड़ लगाते समय अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी, यानी अतुल यहां से भागना शुरू करता है लेकिन विसु को 189 मीटर की बढ़त दे दी, 189 मीटर की बढ़त दे दी, यानी विसु जो है वो यहां से दौड़ना शुरू करता है और उसे 8 सेकंड से हरा देता है। मतलब जब अतुल यहां पहुंचता है ना, तो उसके 8 सेकंड बाद विसु यहां पहुंचता है, यानी अतुल को ये रेस पूरी करने में टी सेकंड लगे यहां से यहां तक, तो विसु को ये टी प्लस 8 सेकंड लगा, टी प्लस 8 सेकंड लगा। बस इतनी सी बात, और कुछ है ही नहीं। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि यार विसु जो है ना 900 मीटर की दौड़ कितनी देर में पूरी करेगा, मतलब जो विसु है उसकी स्पीड क्या है। अल्टीमेट गेम ये है कि विसु की स्पीड क्या है, या 900 मीटर की दूरी कितनी देर में पार करेगा। सवाल बहुत प्यारा है। अभी तक मैंने सवाल समझाने की कोशिश की है, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए चीजें। अब मुझे एक चीज का जवाब देना मेरे दोस्त, बहुत सोच समझ के जवाब देना। भाई अतुल को तो हम थोड़ी देर के लिए हटा ही देते हैं सीन से, क्योंकि अतुल का तो कोई रोड़ा ही नहीं है, सारा रोड़ा ही विसु का है, तो अतुल इज नॉट ए पार्ट ऑफ गेम, विसु पे आता है। अगर आप थोड़ा सा मतलब मूर्खों वाले तरीके से समझा दूं पहले, क्योंकि अपन तो मूर्ख है। 900 मीटर की रेस है, अगर 900 मीटर की रेस है तो 135 से हार गया, तो 900 में से 135 घटाएंगे, बचा कितना, तो 900 में सो गया, 200 घटाएंगे तो बचा भाई 700, और 35 घटाएंगे 65, 765 मीटर, और 900 में से 189 चला गया तो बचा कितना, 711 मीटर। तो हम ये बात कह सकते हैं, ये थोड़ा मूर्खों वाला तरीका है, कि भाई विसु को 711 मीटर चलने में लगते हैं टी प्लस 8 सेकेंड, और विसु को 765 मीटर चलने में लगते हैं टी प्लस 20 सेकेंड। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 711 और 765 में कितना गैप है,
तो आप कहेंगे घटाते हैं, 5 में 1 गया 4 और 6 में 1 गया 5, यानी 54 मीटर का गैप है। तो जैसे ही 54 मीटर की लेंथ बढ़ा दी जाती है, यानी 54 मीटर अगर विशु को ज्यादा चलना पड़ता है, तो पहले t+8 ले रहा था, अब ले रहा है t+20 सेकंड, यानी 12 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है। तो यहां जो विशु है उसने जो 12 सेकंड एक्स्ट्रा लिए वो किसकी वजह से लिए? इस 54 मीटर की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि 54 मीटर चलने में ना विशु को 54 मीटर चलने में विशु को 12 सेकंड का समय लगता है। तो 1 मीटर चलने में विशु को कितना समय लगेगा? तो 12/54 सेकंड लगेंगे। और बात यह कि 900 मीटर पूरा विशु चले, क्योंकि रेस तो 900 मीटर की मेरे बच्चे, तो विशु को जो समय लगेगा गुना 900। 18 थी 54, 18 5 90, 50, 3 से काटा 4, 200 सेकंड का समय लगेगा। 200 सेकंड को अगर मिनट बनाए तो भैया 180 सेकंड प्लस 20 सेकंड, 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट प्लस 20 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड। तो 3 मिनट 20 सेकंड, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। 3 मिनट 20 सेकंड मेरा राइट आंसर हो। अब आप कहेंगे जी समझदारों वाला क्या है? यार मैं कहूंगा समझदारों वाला एक बेसिक तरीका कि 135 मीटर यहां था और यहां 189, इनका गैप निकाल लो डायरेक्ट। तो 135 और 189 का निकालेंगे, 9 में 5 गया 4, 8 में 3 गया 5, तो 54 मीटर का गैप आ गया। और यहां टाइम में गैप कितना है? 12 सेकंड का। तो सीधी सी बात है, ये 54 मीटर का गैप की वजह से 12 सेकंड समय उसको फालतू लगा। हाँ है ना? या हम यूं कह सकते हैं यहां 54 मीटर बढ़ा दिया तो 12 सेकंड समय कम लगा। तो 54 मीटर चलने में 12 सेकंड, तो 900 मीटर चलने में कितना? ये थोड़ा मूर्खों वाला था कि पहले मैं 900 में से ये घटा के ये लाऊं, फिर 900 में ये घटा के लाऊं, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो। दैट इज वेरी पुअर मेथड। तो लेकिन जो दूसरा मेथड बताया दैट इज वेरी इजी एंड वेरी क्वाइट। देखिए मेरे दोस्त, सवाल बहुत खूबसूरत है। सवाल ने कहा कि यदि एक दुकानदार चीनी को इतने रुपए पर किलोग्राम से बेचता है तो 12% का लाभ अर्जित करता है। मैं पहले मूर्खों वाला तरीका समझाता हूं, फिर स्मार्ट तरीका समझाऊंगा। कह रहा है यदि वह दुकानदार चीनी को 448 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो वह 12% का लाभ अर्जित करता है। तो अगर मैं मूर्ख हूं तो मैं यूं कहूंगा कि भाई अगर सीपी अपने आप में 100% है, सीपी अगर अपने आप में 100% है, तो सच बात यह है कि वो 112% पे चीज बेच रहा है, क्योंकि 12% का प्रॉफिट उठा रहा है। और 112% रिप्रेजेंट कर रहा है 44.8 को। तो 1% की वैल्यू आएगी बटे 112। तो 100% की वैल्यू कितनी? 0 से डेसिमल घटाइए 4 आया। तो हम ये कह सकते हैं 40 आ गया यहां से, कि एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो सीपी है ना वो 40 है, यानी 40 रुपए पर किलोग्राम के भाव से उसने चीज खरीदी होगी। मैं इसका शॉर्टकट भी बता रहा हूं, मूर्खों वाला तरीका बता रहा हूं। 40 हर किलोग्राम के हिसाब से उसने चीज खरीदी होगी। आपने कहा ठीक है, यानी अगर 1000 ग्राम चीज, ध्यान देना वो यहां ये कह रहा है कि अगर 1000 ग्राम चीज आपने 40 रुपए में खरीदी है, तो जब आप बेचने जाएंगे ना तो बेचते वक्त 1000 ग्राम नहीं बेचेंगे, केवल 800 ग्राम ही बेचेंगे। आप कहें ये कहां लिखा? ये लिखा है सवाल में कि भाई 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है। तो 1/5 हिस्से का मतलब 1000 का 1/5 कितना हुआ? 200 ग्राम खराब हो गया। तो जब बेचने जाओगे ना तो 800 ग्राम ही बेचोगे आप केवल। लेकिन कहता है मैं जो प्रॉफिट कमाना चाहता हूं ना वो 1000 ग्राम के कॉस्ट प्राइस पे कमाना चाहता हूं, यानी ओवरऑल 5% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। तो 40 का 5% बना 42। यानी मैं बेचते वक्त है ना 800 ही ग्राम चीज बेच रहा हूं, लेकिन बेच रहा हूं 42 में। तो भाई 800 ग्राम चीज 42 की, 800 ग्राम चीज हम 42 में बेच रहे हैं। तो 1000 ग्राम कितने? क्यों उसने पूछा 1000 ग्राम, यानी पर किलो का रेट बताओ। तो आप कहोगे 5/4। अब देखो यार, 5 से गुना करोगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 210 बटे 4। 4 से भाग दोगे, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 52.5 रुपए पर किलोग्राम ये उसका सेलिंग प्राइस है। 800 ग्राम का सेलिंग प्राइस हुआ 42, लेकिन पूरे किलो का हो गया 52.5, जो कि ऑप्शन डी है। अब बात करते हैं इसी सवाल को अगर थोड़ा स्मार्टली प्ले करते तो कैसे करते। अगर मैं थोड़ा स्मार्ट प्ले करता तो मुझे एक चीज पता है क्या,
कि भाई पहले भी बेच रहा है, बाद में बेच रहा है, लेकिन पहले चीज बेच रहा है 112% पे और बाद में चीज बेच रहा है 105% पे, 105% पे। लेकिन कह रहा है जी 1/5 हिस्सा खराब हो गया, मतलब पहले अगर 5 चीज बेच रहा था ना तो अब बेचेगा 4 चीज। ये तो कहानी कह रहा है कि भाई पहले अगर मैं 5 चीजें बेच रहा था, 5 किलो चीज बेच रहा था, तो अब मैं केवल 4 ही किलो चीज बेचूंगा 105 में। पहले 5 चीजें में 5 किलो चीज में 112% में बेच रहा था, अब मैं 4 किलो चीज 105% में बेच रहा हूं। इसका ले लो रेशियो, तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 4 से गुना करोगे तो यह आएगा 448 और 5 से इसको गुना करोगे तो आएगा 525। अब ये वाली कीमत दे रखी है 44.8, तो आप कहेंगे जी देखिए कुछ नहीं किया, एक्चुअल में पॉइंट लगाना है एक अंक, तो यहां पे भाई पॉइंट लगाना है 52.5। तो 52.5 यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सवाल कह रहा है पाइप ए टेक्स 4/5 ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाई पाइप टू फिल एन एम्प्टी टैंक। कहते हैं यार पाइप ए जो है ना, उसको किसी टंकी को भरने में बी का 4/5 समय लगता है, यानी बी अगर 5 घंटे ले रहा है तो ए ले रहा है 4 घंटे। ये है मेरे बच्चे इनके टाइम का रेशो, तो एफिशिएंसी का रेशो उल्टा आ जाएगा 5:4। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक है, ये आ गया मेरे बच्चे इनकी एफिशिएंसी का रेशो। अगली लाइन में क्या कह रहा है बाबू, अगली लाइन में कह रहे हैं When an outlet pipe C is also opened simultaneously, कहते C को भी खोल दें तो with pipe A and B, it takes 4/5 more time to fill the empty tank than it takes when only pipe A and pipe B are open together। तो सवाल में कह रहा है कि जब हम केवल A और B खोलते ना तब जो समय लगता, अब A B और C तीनों खोल दिए तो उसमें कह रहा है पहले से 4/5 समय ज्यादा लग रहा है, यानी पहले अगर 5 घंटे लग रहे थे ना तो अब 4 घंटे ज्यादा लगेंगे, मतलब 9 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे लगेंगे। किस चीज का रेशियो बाबू? ये टाइम का, तो एफिशिएंसी का आ जाएगा 9:5, 9:5। एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 9:5, टाइम का 5 9 तो एफिशिएंसी 9:5, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है तो पूरे की एफिशिएंसी 5 आ रही है। तो भाई ए प्लस बी की 9 है तो सी की क्या रही होगी कि 5 आए, तो आप कहेंगे 4 रही होगी। भाई 9 में से 4 गया 5। अब ए प्लस बी की है कितनी? तो 5 और 4 9, तो सी की कितनी रही होगी? तो सी की रही होगी कितनी? 4। भाई 5 और 4 9 ही थी और यहां पे भी 5 4 9 है, तो सी की निकल के आ गई 4। अब सवाल का तोड़ यहां से फट गया, अब सवाल में कुछ नहीं बचा है, अब तो सीधी सीधी बात है। सीधी क्या बात है सर? तो बात इतनी सी है दोस्त, इफ इट टेक्स 40 hours to fill the tank when all the 3 pipes are opened simultaneously। कहता है अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में 40 घंटे लगेंगे। तीनों खोलें एक साथ तो ये 5 भरेगा, ये 4 भरेगा और सी 4 खाली करेगा, तो इनकी एफिशिएंसी आई 4 से 4 कट के 5, तो 5 यूनिट एफिशिएंसी से 40 घंटे में टंकी भर देगा, मतलब टोटल पानी टंकी में आया 200 यूनिट। अब कह रहा है तो अगर ये बात है तो आप ये बताइए इन व्हाट टाइम, कितनी देर में, इन आवर्स विल, मतलब घंटों में बताना है, ओपन सी एम्प्टी द फुल टैंक ऑपरेटिंग अलोन। विल ओपन सी, विल पाइप सी हो गया, विल पाइप सी एम्प्टी द फुल टैंक ऑपरेटिंग अलोन। कहता है अगर सी को अकेले काम करने का मौका दे दिया जाए तो कितनी देर में खाली कर देगा? तो सी की एफिशिएंसी 4 है तो 4 से खाली करने में लगा देगा 50 घंटे। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो। और मेरे प्यारे बच्चों ये है मेरा चैनल राकेश यादव सर, जिसपे 6.71 मिलियन फॉलोअर्स हैं इस समय। मेरे प्यारे बच्चों जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, यहाँ प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो मैं कुछ खास प्लेलिस्ट आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे कहने पे एक बार एनटीपीसी रेलवे का सुपर सेट कर लेना, 8 वीडियो है भाई, यूनिक है, अल्टीमेट क्वेश्चन यहाँ पूछे हुए, ऐसे क्वेश्चन है जिससे बाहर सवाल पेपर में आएगा ही नहीं। ये डिफिकल्ट लेवल का पेपर है, हर एक बच्चे को देख लेना चाहिए। यहां भाई टॉप 50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज में डालने लग रहा हूं, इनको जरूर ध्यान रखना, टॉपिक वाइज, पेपर वाइज।
यानी सीजीएल 2024 में कितने टॉप 50 क्वेश्चन आए वो डाल दिए, 25 में कितने आए, 23 में कितने, 22 में कितने, रेलवे में कितना, वो सब मैं यहाँ प्रोवाइड करने लग रहा हूँ। और मेरे भाई ये हैं आपके एसएससी सीजीएल के सुपर सेट, तो इन सुपर सेट को जरूर देखते चले जाइए। थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार। अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं, मजा आ रहा है, तो भाई अपना फीडबैक जरूर दिया करें। धन्यवाद।